एक बार फिर से रुक करेंगे रायपुर छत्तीसगढ़ का, जहां पिकेडली होटल में इस वक्त इंडिया न्यूज का मंच कार्यक्रम जारी है। सीधा रुक करते हैं। अब कुछ सीटें और बची हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी है कितनी तैयार और कांग्रेस किस तरह से चुनौती देने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। इसी पर बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के सबसे जाने पहचाने चेहरे ब्रजमोहन जी अग्रवाल हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस के जाने माने चेहरे रमेश बरलियानी साहब भी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं। दोनों से बात होगी, उन मुद्दों की बात होगी जो इस लोकसभा चुनाव को डोमिनेट करने वाले हैं, उन मुद्दों की बात होगी जो राष्ट्रीय लेवल पर इस लोकसभा चुनाव के अंदर उठे हैं। तो सबसे पहले ब्रजमोहन अग्रवाल जी, सर अब 15 साल अपोजिशन में आप रह लिए, तो अपोजिशन का रोल थोड़ा इनको अदा करने दीजिए। तो पहला सवाल इनसे ही पूछ लेता हूं, कर्ज माफी हुई किसानों की? कितने 11,000 करोड़ के कर्ज माफी की बात हुई। राहुल गांधी ने कहा था और यहां पर हाथ में गंगा जल लेकर कई सारे प्रवक्ताओं ने कसम खाई थी, तो गंगा जल की लाज रखी कि नहीं उन प्रवक्ताओं ने, कि नहीं रखी लाज? देखिए, इन्होंने लाज बिल्कुल नहीं रखी है। जो घोषणा पत्र में कहा था कि किसान का एक एक किसान का कर्जा माफ होगा, अगर पूरे किसानों का कर्जा देखें तो लगभग 26,000 करोड़ का कर्जा है। जो मीडियम टर्म लोन है, जो लॉन्ग टर्म लोन है, नेशनलाइज बैंक का लोन है, वो आज तक किसानों का माफ नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ किसानों के खाते में 6,000 करोड़ गए हैं, जाना चाहिए था 26,000 करोड़ रुपए, और इसलिए किसानों को बहुत ज्यादा फायदा जो होना चाहिए था वो फायदा नहीं हुआ है। और जो काठ की हांडी है वो एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, वो एक बार चढ़ चुकी, अब तो वो हांडी जलकर राख हो गई है। अब इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। लेकिन 5 साल की काठ की हांडी तो ऊपर बैठ गई है इनकी, अभी जली नहीं है। 4.5 साल से ऊपर का वक्त बाकी है। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा था किसानों की कर्ज माफी होगी, यही कहा था भैया? किसानों की कर्ज माफी होगी, यही कहा था ना? तो किसानों की कर्ज माफी में आपने लॉन्ग और मिड टर्म लोन को जोड़ दिया, लॉन्ग टर्म को गायब कर दिया। ऐसा क्यों कि 11,000 करोड़ मिड टर्म और स्मॉल टर्म लोन है, लेकिन 20,000 करोड़ के जो लॉन्ग टर्म लोन है उनको आप पे ही नहीं करना चाहते? देखिए, ब्रजमोहन अग्रवाल जी को भी पता है कि कोई भी सरकार अल्पकालीन ऋणों को ही माफ करती है, और हमने अल्पकालीन ऋणों को माफ किया है। तो आपने क्या घोषणा करते वक्त ये बात कही थी कि आप सिर्फ अल्पकालीन ऋणों को माफ करेंगे? घोषणा में हमने जरूर कहा था, लेकिन ये स्वाभाविक है कि किसान भी समझता है कि जो फसल के लिए ऋण लेता है वही माफी होगी। अब कोई ट्रैक्टर के लिए लेगा या बाकी कामों के लिए लेगा, उसको थोड़ी माफ करेंगे। जो किसानी कार्य के लिए कोऑपरेटिव बैंक से लिया जाता है वही माफ होता है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक का हो चाहे कमर्शियल बैंक का हो। ब्रजमोहन जी को बता दूं कि कमर्शियल बैंक के लोन माफी का भी हमने काम कर लिया है, आचार संहिता के बाद वो भी पूरा हो जाएगा। तो मुझे बताइए कितने और पैसे देने वाले हैं? और लॉन्ग टर्म लोन है वो किसान अब मान ले कि उनकी ऋण माफी नहीं होगी? देखिए, किसान स्वयं समझता है कि यदि वो ट्रैक्टर लिया है तो ट्रैक्टर का लोन माफ नहीं होगा, खेती किसानी का ही लोन माफ होगा, उसको हमने माफ करने का काम किया है। इसके अलावा किसान को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हम लोगों ने उसके धान की कीमत को 25 रुपए क्विंटल से खरीदने का प्रयास किया और पूरा खरीद के दिखाया इस समय। तो उसकी आर्थिक समृद्धि का हमारा मेन उद्देश्य है कि पहले किसान का कर्जा माफ करके उसको ऋण मुक्त किया जाए और उसके बाद आर्थिक रूप से संबलवान बनाने के लिए उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाए। और जो सिंचाई कर उनके लिए पेंडिंग था 15 साल का, वो सिंचाई कर माफ करने का काम किया है। 5 हार्स पावर तक हमने बिजली की माफी दी है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल हाफ किया है। चलिए उस पर आऊंगा, उसमें भी एक कैच वर्ड है रमेश जी, उस पर भी आऊंगा। लेकिन ब्रजमोहन जी, यहां पर सवाल, क्या कांग्रेस ने घोषणा करते हुए ये कहा था कि जो लॉन्ग टर्म लोन है उसको किसानों का माफ नहीं किया जाएगा? देखिए दीपक जी, आप शायद सिर्फ इन्होंने मीडियम टर्म लोन भी माफ नहीं किया है, इन्होंने लॉन्ग टर्म लोन भी माफ नहीं किया है। देश का अगर किसान लोन के चंगुल में अगर है तो लॉन्ग टर्म लोन के कारण है, जो उसने बड़े लोन लिए हैं। जो छोटा लोन है वो तो बहुत कम होता है, वो नॉमिनल होता है, और बड़े लोन उसी के कारण किसान चक्र में फंसता है, लोन के चक्र में। जब तक हम लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन माफ नहीं करेंगे तब तक किसान को हम लोन के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते, हम जमींदारों से मुक्त नहीं कर सकते, हम सरमाएदारों से मुक्त नहीं कर सकते, प्राइवेट लोन लेने वालों से मुक्त नहीं कर सकते, जब तक हम उसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन
मीडियम टर्म लोन माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कहा था कि हम लोन माफ करेंगे, हम सभी लोन माफ करेंगे, परंतु उन्होंने माफ नहीं किया और उसका बदला इस लोकसभा चुनाव में किसान लेने वाले। बदलापुर शब्द बड़ा चल रहा है, उस बदलापुर पे मैं आऊंगा, लेकिन मैं फिर जानना चाहता हूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आरपीएन सिंह ने और उनके साथ जयवीर शेरगिल थे, और हाथ में जब उन्होंने गंगा जल लिया था तो मैंने बड़ी अच्छी तरह देखा था। उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम किसानों के कर्ज माफ कर देंगे। आपने कैटेगरी में नहीं बांटा था, अब आप कैटेगरी में बांट रहे हैं, ये तो अन्याय है। देखिए दीपक जी, हमारा किसानों को उद्देश्य यह था कि उनको आर्थिक रूप से खड़ा करें, और जो बजटीय व्यवस्था होगी उसी हिसाब से तो आदमी माफ करेगा ना। तो आप पूरा बजट तो नहीं लगा सकते। मैंने मानी आपकी बात, मैंने मानी, एग्री किया, लेकिन आपने स्पेसिफाई क्यों नहीं किया उस वक्त जब आप कह रहे थे? आपने एक जनरलाइज बात कही कि किसानों का कर्ज माफ होगा और सभी ये किसान मान के चले कि जो कर्जा उन्होंने लिया है वो माफ होगा। मैं आपको बता दूं कि जब यूपीए सरकार आई थी, पूरे देश का 72,000 करोड़ रुपया किसानों का हमने माफ किया था। जो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो काफी तो उस समय कवर हो चुके थे, जो बचे थे वो 2008 की बात थी, 2019 काफी 2008 की बात थी, 2019 से मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। बहुत 72,000 करोड़ रुपया कम होता है, और अभी जो हमारी बजटीय व्यवस्था थी उसके हिसाब से 72,000 करोड़ रुपए पूरे देश का था, खाली छत्तीसगढ़ का नहीं था। और 72,000 करोड़ पूरे देश के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है। पूरे देश के किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज है, 10 लाख करोड़ का, और 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ होगा तब किसान वो होंगे। आपने किसानों को गुमराह किया है, किसानों को गुमराह कर कर और उनके वोट लेने के लिए आपने किसानों के साथ में जो अन्याय किया है, अत्याचार किया, किसान उसका बदला लेगा लोकसभा चुनाव में। ब्रिजमोहन जी, बदलापुर हो गया? नहीं ब्रिजमोहन जी, आपको तो किसानों की बात करने का हक ही नहीं है। आप 15 उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ माफ करते हैं, किसानों का 10 लाख करोड़ के लिए आपका फोकस ही नहीं है। किसका माफ किया, नाम बताइए ना। अब मैं अंबानी अदानी से लेकर कितने नाम गिनाऊं मैं? एक भी नाम नहीं है जिसका कर्जा इन्होंने माफ किया। ये हकीकत है रमेश जी, ये कांग्रेस लगातार कहती है, पर जब कांग्रेस से पूछा जाता है कि किन किन का कर्जा माफ हुआ, जरा दिखा दीजिए किस अकाउंट के तहत माफ हुआ, तो कांग्रेस के पास इसका कोई सबूत नहीं है। इस चीज को मैं 2 साल से कांग्रेस के प्रवक्ताओं के मुंह से सुन रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास इसका ठोस और सीधा जवाब नहीं है। दीपक जी, आप मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको रिजर्व बैंक की रिपोर्ट दिखा दूंगा, कैसे एनपीए अकाउंट को लोग एडजस्ट करते हैं और राइट ऑफ कर देते हैं। ये बड़ा खेल है रिजर्व बैंक का, ये अकाउंटिंग सिस्टम है, ये पार्लियामेंट के जवाब में नहीं आता है। ये तो एक रूटीन का मामला है, नहीं है। एनपीए अकाउंट को समाप्त करना ये लगातार प्रोसेस चलता है बैंक का। 10 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल में वो एनपीए अकाउंट को क्लोज करके अपने बैलेंस को ठीक करते हैं। ये एक प्रोसेस है, और ये आज से नहीं, देश की आबादी के बाद 70 सालों से चल रहा है। आज तक कांग्रेस तो गोएबल्स की बात है, और वो गोएबल्स जैसे झूठ बोल के लोगों को प्रेरित करते थे, वैसे ही कांग्रेस झूठ बोल बोल के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उनके पास में कोई प्रमाण नहीं है इसके कि किसी बड़े उद्योगपति का बीजेपी ने कर्जा माफ किया है। नाम बता दीजिए, देखिए, 4 नाम बता। 5 साल में मोदी जी के कार्यकाल में कितना एनपीए अकाउंट बढ़ गया है? अभी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है 6 लाख करोड़ रुपए का 5 साल में बढ़ गया। कैसे हो गया? अच्छा, एनपीए को एक दिन में हुआ क्या? ये एनपीए 10 साल, 20 साल, 25 साल, ये नीरव मोदी, एनपीए 5 साल का नहीं है। एनपीए 5 साल का, एनपीए 70 सालों का है। 70 सालों के एनपीए के अकाउंट बनते हैं, कोई एक दिन का नहीं बनता है। एनपीए कोई एक दिन में नहीं होता, 5 साल तो उसको छूट मिलती है कि आप आज पटा दो, कल पटा दो, थोड़ा पटा दो, ज्यादा पटा दो, 1 किस्त पटा दो, 2 किस्त पटा दो। ये कोई एक दिन के कर्जे थोड़ी है। कर्जे कब के हैं जरा आप ये बताएं ना। मोहन जी, जो 5 साल जो, अरे आप तो एडवोकेट हैं, हाँ, मैं बता रहा हूं, आप टैक्स के एडवोकेट हैं, आप तो जानते हैं कि एनपीए अकाउंट एक दिन में थोड़ी होता है। सवाल वो सही है, लेकिन 5 साल में अचानक इतना कैसे बढ़ जाएगा? अचानक कैसे इतना बढ़ जाएगा? इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि आपके समय लोन लेके लोग भाग गए, हमने वसूली शुरू की तो मालूम पड़ा एनपीए हो गए, क्योंकि जितने लोन सबने लिए सब आपके समय लिए, और लोन लेकर उन्होंने पटाना बंद कर दिया। जब बीजेपी की सरकार ने टाइट किया तब मालूम पड़ा कि वो अकाउंट एनपीए हो गए हैं, और कांग्रेस ने गलत लोगों को लोन बांट दिया, तब वो भी मालूम पड़ा। बीजेपी की सरकार ने तो नीरव मोदी को हो चाहे ललित मोदी को हो, उनको भगाने का काम किया है। ललित मोदी तो आपके टाइम भागे थे सर, आप भूल गए। ललित मोदी आपके टाइम भागे थे, ललित मोदी यूपीए 2 में भागे थे,
और तभी वो कांड हुआ था जो केरल की कोच्चि टीम थी, उसको लेकर जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें शशि थरूर का भी नाम था, जिसमें सुनंदा पुष्कर का नाम था, वो कंट्रोवर्सी बढ़ी और उसके बाद ललित मोदी भाग गए। वो यूपीए 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। विजय माल्या के लिए आप कह सकते हैं, विजय नीरव मोदी के लिए आप माल्या कह सकते हैं, ललित मोदी के लिए नहीं कह सकते। विजय माल्या तो वित्त मंत्री से, जेटली साहब से मिलने के बाद चले गए, और एयरपोर्ट पर जब अधिकारी पूछते हैं साहब क्या करें, तो बोले जाने दीजिए, आपके पास लिखित में कुछ नहीं है। बताइए, ऐसा खेल होता है। देखिए, विजय माल्या को आपने भगवाया? क्या विजय माल्या को बीजेपी सरकार ने भगवाया? बीजेपी ने जब टाइट हुई और उनकी गर्दन तक हाथ पहुंच गए, तब वो यहां तो से वो भाग भागे गए। हैं, तब वो भागे हैं। और आपने भागने उन्होंने दिया। कभी पकड़ने की कोशिश नहीं और की। आपने भागने दिया? नहीं, हमने भागने नहीं दिया। हमने भागने नहीं दिया। उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था, लेकिन विजय माल्या फिर भी चले गए। खिलाफ जब हम टाइट हुए तब वो भागे हैं। इन्होंने तो कभी उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई भी नहीं की। मोहन जी, ऐसा कैसा टाइट होना कि इमिग्रेशन से आदमी चकमा देकर निकल देखिए, जाए? ये तो प्रक्रिया है। आपको मालूम है, चकमा देकर निकल आपको जाए। मालूम है कि प्रक्रिया है। जब तक प्रक्रिया किसी के खिलाफ भी अगर वो कार्रवाई नहीं की है तो उसको रोकने का हमको अधिकार नहीं है। तो ये तो कार्रवाई है सिस्टम। जब हमने टाइट किया, पहले तो वो विजय माल्या, पहले तो वो चोर भी थे और पहले वो चोर भी थे और सीना जोरी भी करते थे। हमने सीना जोरी बंद कर दी, इसलिए वो भागे हैं देश से। मुझे रमेश जी ये बताइए, इनके ऊपर यह आरोप लगता है कि विजय माल्या को भगाने में, क्या इंडिया के ऊपर भी आरोप लगता है कि विजय माल्या ने थैंक यू करते हुए मनमोहन सिंह सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा और यह कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मेरी बहुत मदद की, आगे भी और मदद कीजिए, थोड़ा और कर्जा दे दीजिए। तो ये तो यूपीए के टाइम भी हो रहा था। देखिए, एक और विजय माल्या को ज्यादा कर्जा जो दिया गया वो यूपीए के वक्त दिया गया, ये तो फैक्ट है। तो आज जेट एयरवेज जो आज स्थिति में है, तो जेट एयरवेज को खड़ा करने के लिए मोदी जी आगे आए ना। तो कहां आगे आए? उन 20,000 लोगों की सैलरी अभी तक नहीं मिल रही है। सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। रमेश जी, सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मना कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मना कर दिया। बैंक ने मना किया, लेकिन मोदी जी ने बैंक को कहा कि जेट एवरेज को उबार लीजिए। मेरे को लगता है निजी कंपनी को उबारने के लिए मोदी जी को फुर्सत है। मेरे को लगता है आपने आईना भेजा है उनको। आईना तो भेजा ही है हम लोग आईना उधर भी भेजा है, स्टेट बैंक वालों को भी भेजा है, और जेट एयरवेज के नरेश गोयल जी को भी भेजा है। मुझे लग रहा है आपको आईना देखकर आप बता रहे हैं। हमारा काम ही आईना भेजना, आईना दिखाने का काम है। लेकिन मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड स्टेट, आज जिस वक्त तक मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, तब तक जेट एयरवेज को उबारने के लिए ना तो सरकार ने कोई पैकेज दिया है और ना ही किसी बैंक आगे आई है, ना ही किसी बैंक ने पैकेज दिया है। ये एक फैक्चुअल स्टेटस है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सही है, लेकिन सरकार की ओर से निश्चित रूप से पहल हुई थी, लेकिन बैंक ने अपने हाथ खींच लिए। पहल हुई थी राजमोहन जी? देखिए, मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के लिए ये पहल बहुत अच्छी पहल है। अगर देश के उद्योगों को, देश की एयरलाइंस को, देश के लोगों को सुविधा देना है, मैं तो ये मानता हूं विदेशों में जब कंपनियां डूबती हैं तो बैंक उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, और जब हमारे देश में कंपनियां डूबती हैं तो बैंक उनसे अपना सपोर्ट हटा लेते हैं। तो ये पहली पहल, एक अच्छी पहल की शुरुआत हुई, और मैं तो कहता हूं इसको इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर देश को औद्योगिक रूप से हमको आगे बढ़ाना है तो इस तरफ इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और जो पहली बार एक अच्छी पहल शुरू हुई है उसको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आप ये बताइए रमेश जी, आपने कहा कि सरकार आएगी तो आप बिजली के बिल को हाफ करेंगे, ये कहा आपने? निश्चित रूप से आपने कहा। हाँ, घरेलू। लेकिन किया क्या? 400 के ऊपर अगर एक भी यूनिट होती है तो आपको पूरा बिल भरना पड़ेगा। फिर आपने एक राइडर लगा दिया, धीरे से आप फिर आगे बढ़ गए, आपने फिर एक शर्त लगा दी। लोग ये समझते रहे आप बिजली के बिल को आधा करेंगे, आधा हुआ 400 के ऊपर तक। अगर 401 आपकी यूनिट हुई, इसका मतलब आपको पूरा बिल देना है। दीपक जी, आपको शायद किसी ने गलत जानकारी दी है। सर, मैं सही जानकारी लेके बैठता हूं। अगर मैं गलत हूं तो ये जनता यहां पर बैठी हुई है। पूरी बात सुन लीजिए। 500 यदि यूनिट आए हैं तो 500 यूनिट में 400 तक हम आधा लेंगे, बाकी 100 रहेगा उसका हम पूरा लेंगे, ऐसा है। नहीं, पर आपने तो ये कहा था बिजली का बिल हाफ करेंगे। हाफ कहां हुआ? ना माफ हुआ ना हाफ हुआ। 400 यूनिट तक हाफ किया है। तो आपने राइडर लगा दिया ना, 400 यूनिट का राइडर लगा भैया, ये बताइए, लगा ना? तो 400 तक हाफ मिलता है आपको? हाफ बिल्कुल मिल रहा है, आप बिल चेक कर लीजिए, मैंने खुद चेक किया है। अगर आपका 401 आया तो आपको कितना पैसा देना पड़ता है? 401 का देना पड़ता है कि 1 यूनिट का देना पड़ता है? 1 यूनिट का। आप देख लीजिए। जैसे पहले था। देखिए रमेश जी, या तो आपकी सरकार इनको कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, जल्दी बताइए, नहीं तो ये इनको वोट कराएंगे। ऐसा है तो आप उसे संपर्क कर लीजिए।
आपका हाफ हो गया, साफ नहीं हुआ। 400 यूनिट तक हाफ है। साफ नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ, हाफ हो गया। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं रमेश जी, जैसे आपने कहा किसानों की कर्ज माफी होगी, आपने कर्ज माफी में एक राइडर लगाया, आपने कहा बिजली बिल हाफ होगा, आपने उसमें 400 यूनिट जोड़ दिया, तो ये शर्तें सरकार बनने के बाद क्यों जोड़ दी जाती है, यही मैं समझना चाहता हूं। देखिए दीपक जी, मैं बताऊं, बिजली कंपनियों की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक स्टेटस है, उसके हिसाब से हमको काम करना है ताकि बिजली की आपूर्ति लगातार जारी रहे, कहीं बिजली कटौती की स्थिति न हो और बिजली कंपनियों की स्थिति खराब न हो। इसलिए हमने बजटीय व्यवस्था देकर 400 तक भी माफ किया है। कल प्रॉफिट में और आएंगे तो फिर और माफ करेंगे। देखिए ऐसी स्थिति नहीं है। मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में 48 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनको 400 यूनिट तक का फायदा मिल सकता है, ऐसे सिर्फ 7 लाख उपभोक्ता है। बाकी उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं मिल रहा है और सिर्फ 7 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा है। इन्होंने कहा था हम बिजली बिल हाफ करेंगे, बिजली बिल आप 400 यूनिट तक करेंगे, ये नहीं कहा था। और बिजली बिल हाफ करने की बात की थी, पूरे प्रदेश के वोटर्स के साथ में, मतदाताओं के साथ में, जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं और धोखा कर कर उनको हाफ इन्होंने कहा था अभी खुद कि हम हाफ करेंगे। और आपको बताऊं, मैं तो गांव गांव के दौरे कर रहा हूं, बिजली बिल तो हाफ नहीं हुआ, बिजली हाफ हो गई। गांव में बिजली गोल है, लगातार गांव गांव में लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, पंप बंद पड़े हुए हैं, रायपुर शहर में बिजली आधी हो गई है। तो बिजली हाफ हो गई है, बिजली बिल हाफ नहीं हुए हैं। और छत्तीसगढ़ जो जीरो पावर कट स्टेट था, वो हाफ बिजली पावर हो गई है। ऐसा है क्या रमेश जी? दीपक जी, मुझे आश्चर्य होता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत ही वरिष्ठ यहाँ के नेता हैं, मंत्री रहे हैं। अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने की पराकाष्ठा हो गई है। हर बिजली बिल में हाफ किया गया है। ये जो आंकड़े गिना रहे हैं गलत हैं। जिसके घर में भी बिजली लगी हुई है, उसके बिल में आप चेक कर लीजिए जाके, अपने संवाददाताओं किसी को भेजकर, वो कैमरा लेके भेज दीजिए, देख लीजिए, हर व्यक्ति के बिजली बिल को हाफ किया गया है। और जो कितने यूनिट तक, कितने 400 यूनिट तक, वही तो मैं बोल रहा हूं, 400 यूनिट, बाकी को नहीं किया गया। 400 में सभी कवर होते हैं। अरे 400 में सभी कवर नहीं होते हैं, 400 सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, वो 400 में कवर होते हैं, बाकी कवर नहीं होते हैं। जो कॉमर्शियल बिल हैं, जो दुकानदारों के बिल हैं, जो ठेले वालों के बिल हैं, जो इंडस्ट्रियल बिल है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। आज ठेला कोई लगाता है, वो भी गरीब आदमी है, उसके बिल को भी हाफ नहीं किया गया। उसको कमर्शियल, कॉमर्शियल बिल लगा, उसको खाली डोमेस्टिक में आप किया है, आपने कॉमर्शियल बिल को हाफ नहीं किया है। कोई ठेले वाला बिजली कनेक्शन नहीं लेता है, वो अपना बैटरी सिस्टम चलाता है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कॉमर्शियल की जो बात हमने की नहीं थी, इंडस्ट्री के जो, अरे आपने बिजली बिल कहा ना, रेसिडेंशियल कहा ना, कॉमर्शियल कहा, आपने कहा बिजली बिल हाफ करेंगे। जो भी बिजली बिल हाफ करेंगे, जो भी इंडस्ट्री वालों का होता है, इंडस्ट्री आज 25% मतदाता ऐसे हैं जो कॉमर्शियल यूज करते हैं, जो कॉमर्शियल यूज करके 25% वोटर हैं, उन वोटर को कोई फायदा नहीं भाई, होगा। उनका आमदनी का जरिया है और आप उनके लिए बात, उनका आमदनी का अरे जरिया। आपने पहले क्यों नहीं कहा कि हम रेसिडेंशियल करेंगे, कॉमर्शियल नहीं करेंगे? आपने तो ये नहीं कहा, आपने कहा हम बिजली बिल हाफ करेंगे, बृजमोहन जी, और उसको भी 400 यूनिट कर दिया। बृजमोहन जी, आप इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। 15 साल में आप लोगों ने 10 बार बिजली की दरें बढ़ाई हैं। जब 2003 में हमने छोड़े थे, 2 रुपए 15 पैसे में देते थे, 10 बार बिजली बढ़ा के आपने 7 रुपए तक ले आया। हमने कम बढ़ा दो की कम से कम, इस बात को क्यों भूलते हैं? अरे हमने बढ़ाया तो आप आधा कर दो ना, आप पूरा बिल आधा कर दो। अगर हमने गलत बढ़ाया तो आप आधा कर दो, क्यों नहीं कर रहे आधा? आपने अरे अगर हमने गलत बढ़ाया तो मैं तो चैलेंज करता हूं, आधा करके बताओ ना। आप बिजली बिल को, पूरे बिजली बिल को आधा करके बता दो, अगर हमने गलत बढ़ाया तो। आप क्यों नहीं कर पा रहे आधा? जो बिजली कंपनी कांग्रेस पार्टी के राज में मुनाफे में थी, आप लोगों ने दर बढ़ाई और बिजली की खरीदी में जो घोटाले किए हैं, बिजली कंपनियों को घाटे में लाके खड़ा कर। आपके समय पर विधानसभा में खड़े हैं। आपके समय पर एक उपभोक्ता 700 यूनिट का कंज्यूम करता था, आज एक उपभोक्ता 3000 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। यह बीजेपी सरकार की उपलब्धि है। 3000 यूनिट, 2700 से 3000 यूनिट, और आपके समय
700 यूनिट उपयोग करता। लेकिन दूसरा इसका मुद्दा ये गलत उठा नहीं रहे है। हैं कि नहीं। बीजेपी सरकार में बिजली खरीद और बिजली का जो आवंटन था उस तमाम मामलों में घोटाले हुए, और रमेश जी का यह आरोप है कि वो तमाम दस्तावेज विधानसभा में उपलब्ध है। कोई उपलब्ध है तो कार्रवाई करे ना। अब इनको करेंगे कौन रोका ना। है? अब कर इनको कौन रोका है? दीपक कौन रोका है? कार्रवाई करे। दीपक कौन जी- रोका है? 3 महीने में एक भी मामले को सामने नहीं ला पाए हैं। दीपक जी- खाली व्यक्तिगत मामलों को ला रहे हैं। सार्वजनिक मामलों को सरकार में किसी मंत्री के खिलाफ, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई घोटाले को सामने नहीं ला पाए हैं और ना ये ला सकते। आपने बड़े वादे किए थे कि जो सरकार का भ्रष्टाचार है और 15 साल में जो लोग साइकिल पे चलते थे वो एसयूवी में चल रहे हैं, उन तमाम चीजों को बाहर करेंगे, लेकिन 100 दिन में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। दीपक जी, पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि हमने जो जन घोषणा पत्र में वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करने का काम करें। हमको काम करने के लिए सरकार ने, जनता ने चुना है। जनादेश जो प्रचंड मिला है वो इस विश्वास के साथ मिला है कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो घोषणा पत्र में वायदे किए उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बता दूं, 2 घंटे के अंदर किसान कर्जा माफी का उन्होंने फैसला किया। 2500 क्विंटल की खरीदी का फैसला कैबिनेट में किया। बिजली बिल हाफ का योजना हमने तुरंत लागू कर दी, अप्रैल से लागू भी हो गया। सिंचाई कर को हमने माफ करने का काम किया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमने बस्तर में शुरू करवा दी, उसका शिलान्यास हो गया। सबसे बड़ी कौन सी यूनिट चालू हो गई? कौन सी यूनिट चालू हो गई? चालू नहीं हुई उसका। अरे फूड प्रोसेसिंग यूनिट तो 10 से ज्यादा हमारी ऑन गोइंग है। आपने चालू कहां करवा दी? जिस दिन आप लगा दोगे ना, हम वैल्यू एडिशन अरे की बात जिस कर रहे दिन आप लगा दोगे उस दिन मैं मान जाऊंगा। जिस दिन आप लगा दोगे, बड़ी बड़ी बात करने से काम सवाल नहीं है ब्रजमोहन जी, 15 साल में आप क्यों नहीं लगवा हमने पाए? लगाए ना। ये तो हमने हम लगाए ना। बात कर रहे हैं, 15 साल में आप क्यों नहीं लगा पाए? 15 साल में छत्तीसगढ़ में 250 राइस मिल से 1500 राइस मिल हो गए। राइस मिल की बात नहीं कर नहीं, रहा वो भी हूं। फूड मैं प्रोसेसिंग है। फूड और राइस हाँ, मिल फूड की बात प्रोसेसिंग क्या कर रही है? मैं पेरिशेबल फूड की बात कर रहा हाँ, हूं। मैं पेरिशेबल फूड की बात कर रहा हूं। मक्के की 10 से ज्यादा यूनिट हो गई, जिससे स्टार्च बन रहा है, जिससे हमारे मक्के गायों के दाने बन रहे हैं, जिससे मुर्गियों के दाने बन रहे हैं। और जिस यूनिट की ये बात कर रहे हैं वो यूनिट मैं इनको भी चैलेंज करता हूं, इतना आसान नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में टमाटर रखो। टमाटर कभी कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं क्या? सब्जियां कभी कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती हैं क्या? उसका अलग सिस्टम है। तो अभी लोगों को यही नहीं मालूम है कि कौन से सिस्टम के लिए क्या करने की जरूरत है। और ये इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट करना होगा, सरकार को पैसे लगा। मुझे ये बताइए, तब आपको नहीं लगा कि जनता के साथ न्याय करे? 6 दशक के बाद जब मोदी जी आए, उनको हराने के लिए ही आपको न्याय क्यों सूझा? नहीं दीपक जी, ये आपका कहना गलत है कि मोदी जी को हराने के लिए लाए। जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आए हैं, उन्होंने पूरे देश के मामले में अलग अलग नीतियां बनाने का काम शुरू किया है। और उनको अभी ये लगा कि गरीबों को उठाने के लिए एक न्याय योजना भी लागू किया जाए जो दुनिया के कुछ देशों में लागू है। तो उन्होंने एक ये फॉर्मूला निकाला कि 6,000 रुपया यदि हम मिनिमम उसके बैंक खाते में डालते हैं तो वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकता है। और उसका उन्होंने फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी देश के जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उनके साथ मिलकर किया और फैसला हुआ कि 6,000 रुपया देने से देश की अर्थव्यवस्था पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। ये किया जा सकता है, इट कैन बी ए प्रैक्टिकल। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने ये योजना लाई, इसको लॉन्च की और लोकसभा चुनाव के बहुत पहले रायपुर से इसकी घोषणा की गई। मुझे पता है छत्तीसगढ़ की रैली में उन्होंने बोला था, विधानसभा चुनाव के वक्त, लेकिन इनका मैनिफेस्टो जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो के पहले आ गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप न्याय योजना का कोई काट इनके सामने लेकर नहीं आए। आपने फ्लैट जो आपका पुराना मैनिफेस्टो था उसी को सामने रख दिया। क्या आपको नहीं लगता गरीबों को 6,000 रुपए देने वाली योजना एक ऐसी योजना है, ठीक उसी तरह से होगी जैसे इन्होंने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया और छत्तीसगढ़ में सरकार में आ गए? क्या वही मूवमेंट अब केंद्र में होने वाला है? देखिए, वो वही मूवमेंट इसलिए नहीं होगा कि एक्चुअल अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे कि जिनकी 12,000 से कम आय है उनको अंतर की राशि मिलेगी। अभी ये लोगों को ठीक तरीके से समझाने में सफल नहीं हो रहे हैं और लोगों को ये मालूम है कि कांग्रेस की सरकार तो आने वाली नहीं है, ये वादा पूरा करने वाली नहीं है। और पहले भी इन्होंने वादा पूरा नहीं किए हैं। गरीबी हटाने के नाम पर
गरीबों को हटा दिया और इसलिए इनके साथ में कोई नहीं है। कांग्रेस को लोग मानते हैं कि ये झूठ बोलने वाली पार्टी है और कभी भी वादा पूरा नहीं करती है, इसलिए कांग्रेस के साथ लोग जाने वाले नहीं है और न्याय योजना को इसलिए लोगों ने स्वीकार भी नहीं किया है। मुझे ये बताइए कि आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये सवाल जब भी कांग्रेस के किसी नेता से पूछा जाता है तब वो अलग अलग तरह के तर्क देता है। आप तो टैक्स एक्सपर्ट हैं, आप इकोनॉमिक मामलों के एक्सपर्ट हैं, मुझे बताइए कि आप इस योजना को अमली जामा कैसे पहनाएंगे। एक एग्जाम्पल बता दीजिए, अगर मेरी आमदनी 3,500 रुपए महीना है तो मेरे खाते में कितना पैसा आएगा और कितने वक्त तक आएगा। देखिए, इसको पूरा वर्कआउट किया गया है दिल्ली पर, इसका पूरा खाका तैयार है। आप समय का इंतजार कीजिए, सरकार हमारी बनने जा रही है। जब हमने मनरेगा लागू किया था तब भी सवाल उठा कि मनरेगा में 100 दिन कैसे काम देंगे, लेकिन मनरेगा दिया हमने और लोग आज स्वीकार करते हैं कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण अंचल में लोगों को रोजगार के अवसर मिले, उनकी आमदनी बढ़ी। और यही मोदी जी ने मनरेगा के बारे में क्या कहा था कि मनरेगा एक ऐसा स्मारक है जिसको मैं ढोल पीट पीट के बताऊंगा, लेकिन मोदी बता रहे हैं मोदी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। 10 साल आपने क्या किया? नहीं, मनरेगा उन्होंने का उन्होंने लॉजिक दिया। मनरेगा में होता क्या था, आप गड्ढा खुदवाते थे, गड्ढा भरवाते थे, गड्ढा खुदवाते थे, गड्ढा भरवाते थे, यही मनरेगा का काम था। मनरेगा ने कभी बड़े तालाब नहीं बनाए, मनरेगा ने ऐसी किसी भी योजना में काम नहीं किया जिसमें एसेट बिल्डिंग हो सके। ब्रजमोहन जी तो मोदी जी ने मनरेगा कहां बंद किया? बंद नहीं किया। क्यों नहीं बंद किया? मैं बड़ी बंद कर मैं तो इसे ग्रामीण अंचल का रोजगार था, हमने कृषि से जोड़ा, रेल पटरियों से, रेलवे से भी लागू करवाया हमने। किसी योजना में खामी हो सकती है तो उसका एक रास्ता निकाल के दूसरे योजनाओं में लगाया जा सकता है। अब रेल पटरियों के बिछाने में भी मनरेगा के अंतर काम दे रहे हैं हम लोग, खेती किसानी में भी हम लोग योज रहे हैं, यहाँ नरवा गुरवा में मोदी सरकार ने किया रमेश जी, वो मोदी सरकार ने किया। यहाँ नरवा गुरवा में हम लोग ले रहे हैं। योजना हमारी थी, इंप्लीमेशन में जो कमियां हैं कोई भी सरकार आए उसको दूर करने का काम है, लेकिन जो मोदी जी आप मान रहे हैं मोदी सरकार ने वो कमियां पूरी करी? नहीं, कोई भी सरकार आएगी, चाहे मोदी हो चाहे हम हो, हमारे समय में भी काफी उसमें तालाब गहरीकरण का काम हुआ है, ऐसा नहीं है। केवल ये दुष्प्रचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गड्ढा खोदे गड्ढा भरे, ऐसा नहीं है। आपको बताऊं, आपने जितनी संपत्ति पिछले 50 सालों में देश की नहीं बनाई, 5 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा के माध्यम से बना दी, कन्वर्जेंस के माध्यम से बना दी कि कन्वर्जेंस का पैसा लगाकर और हम पक्के निर्माण या मशीनों को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो हम इससे देंगे। स्कूलों की बिल्डिंग बन गई, नहरें पक्कीकरण हो गया। ये आपने कभी नहीं सोचा। आप तो खाली मनरेगा से हमने 40-60 कर कि उसमें 40 जो है वो मटेरियल के लिए होगा, 60 मजदूरी के लिए होगा, ये करके हमने निर्माण के काम करवाकर आज संपत्ति बन रही है। और आपके समय जो दीपक जी बोल रहे थे खाली गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो और पैसा खा के भाग जाओ, खाली आप यही काम कर रहे थे, परंतु हमने उसको बंद किया है। लेकिन राज्य सरकार का क्रियान्वयन मशीनरी राज्य सरकार की है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल में थी, यदि आपने गड्ढा खोद के गड्ढा पैसा दिया तो भ्रष्टाचारी आपका है, उसमें योजना बनाने की गलती है क्या हमारी? ये भी तो अरे मैं तो आपकी सरकारों के समय जो होता था, हमारी सरकार में तो मनरेगा में हमने 150 दिन का काम दिया है। आज छत्तीसगढ़ में 200 किलोमीटर से ज्यादा नहर का कंक्रीटीकरण 15 साल में हमारी सरकार में मनरेगा के माध्यम से हो गया। लगभग 2000 से ज्यादा आंगनबाड़ी के बिल्डिंग मनरेगा के माध्यम से हो गया, 40-60 के माध्यम से। कई बड़े निर्माण के काम 40-60 में हमने कन्वर्जेंस कर उसके माध्यम से पक्के निर्माण के काम करवाए, तो आज गांव की अर्थव्यवस्था सुधरी है उसके कारण। परंतु इनके समय जो मनरेगा के नियम मनरेगा में हमने नियम 100 दिन भी नहीं, 47 दिन औसत हम 150 दिन दे रहे हैं। हम 150 देश का पहला स्टेट है जो 150 दिन आया है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा में 100 दिन का वादा पूरा नहीं किया, मुश्किल से एवरेज 47 दिन आता है और मनरेगा का पैसा करोड़ों रुपया आज भी बाकी है, न आपने दिया न मोदी जी दे पा रहे हैं। ये स्थिति मनरेगा की है। मैं आगे बढ़ता हूं, पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ आता हूं। एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन में कई सारी बातें हो चुकी हैं और मुझे पता है कि जब पॉलिटिकल बातें होती हैं तो आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं। कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट किया ब्रजमोहन जी कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर विकेट पर खड़ी हुई है, इसीलिए 11 के 11 कैंडिडेट आपने बदल दिए हैं चुनाव के लिए। आपने एक्सेप्ट किया है ये करके कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर विकेट पे खड़ी हुई है। देखिए, हम कमजोर विकेट पे नहीं खड़े हैं। विधानसभा के जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट ने हमें बताया कि एंटी इनकम्पेंसी है।
तो जितने पुराने लोग हैं उनके खिलाफ में एंटी इनकम्पेंसी है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह हिम्मत की है कि हमने नए कार्यकर्ताओं को और टिकट दिए है, जिनको लोग जानते भी नहीं, ऐसे कार्यकर्ताओं को दी है। इससे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने लायक है और वो चुनाव लड़ सकता है। ये हमने लोगों को बताया है और आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तब आपको दिखाई देगा कि बीजेपी के नए कार्यकर्ता चुनाव जीतकर आ रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। रमेश जी, आपको लगता है कि इनका ये गैम्बल प्ले करेगा जो इन्होंने खेला है? देखिए बृजमोहन जी जो बहुत गलत बयानी कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं होती है। सरकार का सही कह रहे हैं, सरकार के एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ ही, लेकिन इनके यहां इतनी ज्यादा गुटबाजी है दीपक जी, ये तय ही नहीं कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी में सारे निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्रित हो गया है अमित शाह साहब के ऊपर। अमित शाह जी ने प्रदेश की इनकी भाजपा की इकाई की यूनिट से कोई बात ही नहीं की, बिना बात किए एक तरफा फैसला दे दिया कि सबका काट दो। तो यह केंद्रीकरण पॉलिसी के तहत कटा है, कोई नए कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना नहीं है। जब अमित शाह जी ने यह फैसला कर लिया तो प्रदेश की यूनिट भी कह दिया कि कैंडिडेट भी आप तय कर लो।